क्या हिप एवियन के ट्रीटमेंट को डिले करने से आपका नुकसान होता है? क्या ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच सकता है जिससे आपके बाद का ट्रीटमेंट या बाद की कोई होने वाली सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो जाए? आज इसके बारे में बात करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। आज हम बात करते हैं कि अगर आपको हिप का एवियन डिटेक्ट हुआ है और आप इसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाना चाह रहे, या आप अभी कंफर्टेबल हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी कुछ देर तक, जब तक दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता, तब तक हम इसके बारे में अभी कोई मेडिकल सलाह ना लें, कोई उपचार ना कराएं। तो ऐसे केस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिसमें कि आपको एक वार्निंग बेल की तरह देख के चलना चाहिए और तुरंत ही एक मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। तो जब ऐसी डिजीज आपकी हिप को पकड़ती है तो धीरे धीरे आपकी हड्डी सारी घिसती जा रही है, और जैसे आर्थराइटिस बढ़ता है वो कप की भी हड्डी को खराब करता है और आपकी बॉल की भी हड्डी को धंसता जाता है और उसकी शेप खराब करता जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें ये होना शुरू होता है कि आपको पेन है, आपकी मूवमेंट्स खराब हो रही हैं। क्योंकि आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं तो आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये काफी हद तक बहुत लिमिटेड हो जाता है और आप कुछ देर तक ही कर पाते हैं, जब तक ये दर्द आप सह पाए या आप मेडिसिन ले लेकर अपना टाइम किस तरह से निकाल रहे होते हैं। तो इन दवाइयों का भी लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होता है। लिवर, आपकी किडनी, आपकी बाकी सारे ऑर्गन्स पर इनका साइड इफेक्ट रहता है। तो हम ये बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ओवर द काउंटर लेकर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज हम इन दवाइयों का नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये दवाइयां नहीं यूज कर रहे हैं तो आपकी मूवमेंट्स बहुत अफेक्टेड होती हैं। आप ऑलमोस्ट एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें अपनी एक्टिविटी कट डाउन करते तक आप सिर्फ घर के अंदर तक ही चलने फिरने लायक रह जाते हैं। तो ऐसी स्टेज तक ना पहुंचा जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक तो इसको जल्दी डिटेक्ट किया जाए और उसको ट्रीटमेंट करके या तो उसको सुधारा जाए, या फिर अगर वो स्टेज पे पहुंच गया है कि अगर वो बीमारी ट्रीट नहीं हो सकती है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि हिप रिप्लेसमेंट के बारे में विचार किया जाए। तो सबसे पहला रिस्क इसमें यह रहता है कि आपकी मूवमेंट्स खराब हो जाना और आपका अपने एक नॉर्मल चाल को भूल जाना। और ये क्योंकि एक धीरे धीरे करके आदत बन जाती है, तो अगर बाद में कभी हिप रिप्लेसमेंट किया भी जाता है तो आपको उसकी रिकवरी में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी चाल एक तरह से, एक तरफ हिप शॉर्ट हो जाने के कारण, लेंथ शॉर्ट हो जाने के कारण आपकी चाल में लचक आ जाती है, जो कि जिस लचक को जाने में सर्जरी के बाद कई बार कई महीने की एक्सरसाइजेस लग जाती हैं। इसी तरह से जैसे हड्डी घिसती जा रही है तो वो बॉल की शेप तो खराब करती ही है, ऐसी तरह अंदर के कप की भी शेप खराब करना शुरू करती है। और अगर इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो कई बार इतना उसकी बोन लॉस हो जाता है कि जिसके कारण नॉर्मल प्राइमरी हिप के इम्प्लांट्स यूज करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे केसेस में हमें कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर हिप की जो वॉल्स हैं, अगर वो वॉल्स पूरी बराबर से आपकी सर्जरी के टाइम पे मौजूद नहीं है, तो हमें वो कप लगाने के लिए स्पेशल ऑगमेंट पीसेस, जो कि उस वॉल की जगह पे अपने उसको पकड़ बना के रखें, ऐसे ऑगमेंट पीसेस की लगाने की जरूरत पड़ती है। आमतौर से ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं रिवीजन सर्जरी यानी कि दोबारा सर्जरी करने के टाइम पे आमतौर से यूज किए जाते हैं। बट अगर प्राइमरी सर्जरी यानी कि पहली सर्जरी करने में भी अगर आपकी बोन लॉस काफी ज्यादा हो चुका है तो इन स्पेशल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये आपकी कॉस्ट फैक्टर को तो बढ़ाते ही हैं, बट साथ ही साथ इनकी लाइफ भी उस प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट से थोड़ी कम देखी गई है। दूसरी चीज होती है आपकी आसपास की मसल्स का वीकनेस। तो अगर आपकी मूवमेंट्स कम होती जा रही हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी मसल्स कम काम कर रही हैं। जितना उनकी मूवमेंट कम हो रही है, जितना उनकी एक्टिविटी कम हो रही है, उन मसल्स की स्ट्रेंथ और उनकी गर्थ, मतलब उनकी जो टोटल मोटाई है, वो भी कम होने लगती है। तो लॉन्ग टर्म ऐसे नेग्लेक्टेड केसेस में अगर आप देखेंगे, अगर किसी को एक साइड का हिप आर्थराइटिस या एवियन है तो उनकी उस साइड की मसल की स्ट्रेंथ भी कम रहती है, उसकी टांग की मोटाई भी कम रहती है और यही कारण रहता है कि आपको लचक भी रहती है। तो अब इसी मसल स्ट्रेंथ को सर्जरी करने के बाद वापस आने में बहुत एफर्ट और बहुत एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। तो नेग्लेक्ट करने का या कोई ट्रीटमेंट ना कराने का दूसरा रिस्क फैक्टर ये रहता है कि आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और उसके बाद सर्जरी के बाद उनको रिकवरी के टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। फिर इसी तरह से अगर आपका बहुत ज्यादा देर आप वेट कर रहे हैं और काफी साल तक आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसके बाद आपका लेंथ भी शॉर्ट हो गई है एक साइड की, तो आपकी पेल्विस टिल्ट हो जाती है, जिसको पेल्विक टिल्ट कहा जाता है। अब ये पेल्विक टिल्ट शुरुआत में कुछ साल तक, जब तक आपकी हिप की डिफॉर्मिटी फिक्स डिफॉर्मिटी नहीं बनी है, तब तक तो ये करेक्टेबल होती है, यानी कि सर्जरी कर देने के बाद वो पेल्विक टिल्ट आमतौर से ठीक हो जाता है। पर जैसे जैसे ये बहुत पुरानी होने लगती है तो कुछ फिक्स डिफॉर्मिटीज आपकी हिप में भी आ जाती हैं और कुछ फिक्स डिफॉर्मिटीज आपकी स्पाइन में भी बन जाती हैं, जिसके कारण पेल्विस टिल्ट हो जाने के कारण, स्पाइन की फिक्स डिफॉर्मिटी हो जाने के कारण सर्जरी करने के बावजूद वो पेल्विक टिल्ट कायम रहता है। आपका हिप एक साइड पे ऊंचा रहता है, एक साइड पे नीचा। चाहे सर्जरी करने के बाद हम उसको ओवरऑल लेंथ को बराबर कर दें, बट पेल्विस टेढ़ा होने के कारण स्पाइन पर प्रेशर रहता है। और इसी कारण कुछ लोगों को सर्जरी हो जाने के बाद भी या तो हिप के आसपास
या मोस्ट कॉमनली स्पाइन के आसपास दर्द रहता है, और ये स्पाइन का दर्द उनके सेकेंडरी आर्थराइटिस के कारण होता है। सेकेंडरी आर्थराइटिस ड्यू टू पेल्विक टिल्ट, इसके कारण आपका स्पाइन का भी पेन शुरू हो जाता है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं 3-4 जिनको हमें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा हिप एवियन डिटेक्ट हुआ है, अगर हम उसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो वो तब तक ही कायम रह सकता है जब तक आप कंफर्टेबल हैं, आपकी लेग की लेंथ बराबर है, आपकी थाई की मसल की जो स्ट्रेंथ है और जो गर्थ है वो दोनों साइड की बराबर है, और अगर आप नॉर्मल काम काफी हद तक 90% कम से कम नॉर्मल कर चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। जैसे ही आपको इनमें से कोई भी फैक्टर दिखता है तो आपको अपना ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। हिप पेन और एवियन से जुड़े और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने क्वेश्चंस आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।